दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आप सभी नियोजित शिक्षक एवं बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, जहां हम लोग आज बहुत ही महत्वपूर्ण जो है प्रश्न मॉडल सेट का होने वाला है। 45 प्रश्न होने वाला है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आज के सेशन में दोस्तों हम लोग देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अलावा आपका जो है सामान्य विज्ञान का बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाला है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों। आज का ये प्रश्न सक्षमता परीक्षा 2024 और बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो है वो सामान्य अध्ययन, जिसमें जो है 1 to 5 के लिए जो सामान्य अध्ययन एवं सामान्य विषय का जो आपका पाठ्यक्रम है, बीपीएससी के अकॉर्डिंग जो है आपका पाठ्यक्रम के अनुसार आज का जो है ये है सामान्य अध्ययन का जो चलने वाला है क्लास। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज हम लोग अपना पहला प्रश्न को शुरू करते हैं। दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उनकी भी तैयारी समय से हो सके। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि समय धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और हमारे पास हमारी तैयारी कम हो रही है, तो हम लोग आज जो है 45 प्रश्न का जो है वो एक संग्रह, जिसको हम लोग बोल सकते हैं सार, लेके आए हैं। इसमें सारा चीज़ आपको मिलेगा। तो देखिए, बढ़ते हैं हम लोग अपने पहले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि भारत में जंगली गधे निम्नलिखित में कहाँ पाए जाते हैं। लिखा हुआ है कि भारत में जंगली गधे घोड़े खुर निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपको कि भारत में जंगली गधे जो है वो कच्छ के रण में पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो ये किस बात का सबूत है, यानी किस बात का घातक है। कि जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो इससे क्या समझ में आता है। तो बैरोमीटर का जब पारा अचानक गिर जाता है तो इससे आंधी की संभावना हो जाती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो आपको होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आंधी या झंझावट की संभावना होने पर बैरोमीटर का जो है वो पारा अचानक नीचे गिर जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सक्षमता परीक्षा 2024 एवं बीपीएससी टीआरई 3 का सामान्य अध्ययन एवं सामान्य विषय की पूरी तैयारी, यानी 1 to 5 के नियोजित शिक्षकों की पूरी तैयारी इस चैनल के माध्यम से कराई जाएगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है। ज्वालामुखी रिंग की बात है और किस महासागर से संबंधित है। तो हमारे पास ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है दोस्तों। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर या हिंद महासागर और आर्कटिक घेरा। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर का जो या घेरा जो आपको प्रशांत महासागर से संबंधित है। ज्वालामुखी रिंग ऑफ, दोस्तों एक बार वीडियो आप लोग देख लेंगे, दोबारा देखने की आपको आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इस तरह से मैं पूर्ण विश्लेषण के साथ आपको इस एमसीक्यू के माध्यम से कराऊंगा कि आपको याद हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है। एलिसा एक जांच है, जो टेस्ट है, वो आपको किस रोग की पहचान करती है। तो वो जो रोग का नाम है दोस्तों वो है आपको एड्स। वो जो रोग का नाम है दोस्तों वो एड्स है, यानी कि एलिसा जांच के बारे में जैसे ही प्रश्न आएगा तो आपको एड्स के बारे में बताना है कि वो एड्स बीमारी की जांच करती है। एलिसा का फुल फॉर्म है दोस्तों एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट, ऐसे होता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो बढ़ते हैं हम अपने प्रश्न के सॉल्यूशन की ओर, जो कि हमारा है कि पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। तो भारत में सबसे अधिक प्याज जो है आपको महाराष्ट्र में होता है। कहाँ होता है? तो सबसे अधिक आपका महाराष्ट्र में होता है। इसके बाद आपका होता है कर्नाटक में, उसके बाद होता है गुजरात, फिर मध्य प्रदेश, बिहार। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए होता है। बोल रहा है कि डेसिबल का जो प्रयोग होता है वो किसकी मापन
किसकी तीव्रता के लिए होता है? तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि आवाज जिसको हम लोग बोलते हैं ध्वनि, तो ध्वनि की तीव्रता के लिए जो है वो डेसिबल का प्रयोग होता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि वायुमंडल में ट्रोपोस्फियर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? बोल रहा है कि वायुमंडल में ट्रोपोस्फियर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? हमारे पास ऑप्शन है दोस्तों स्ट्रेटोस्फियर, क्या है? स्ट्रेटोस्फियर, मोसोस्फियर, उसके बाद है दोस्तों आपको थर्मोस्फियर, एक्सियोस्फियर। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो आपको है स्ट्रेटोस्फियर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, यानी कि वाटर सॉल्युबल कौन सा विटामिन है? तो जहां तक वाटर सॉल्युबल विटामिन की बात है दोस्तों, तो वाटर सॉल्युबल विटामिन जो दोस्तों आपका है वो विटामिन बी और विटामिन सी है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि विटामिन सी ऑप्शन नंबर डी में है, लेकिन विटामिन बी नहीं है, इसलिए सही उत्तर इसका हो जाएगा दोस्तों कि विटामिन सी जो है वो वाटर में घुलनशील है। उसके अलावा जितने भी विटामिन है वो आपको सब फैट में घुलनशील होते हैं, यानी कि वसा में घुलनशील होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? 74वां संविधान संशोधन जो है वो किस से संबंधित है? तो उसका जो संबंध है दोस्तों वो आपको नगर पालिका से है। वो आपका संबंध किससे है? तो नगर पालिका से है। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। हमारा अगला प्रश्न है कि उस देश को इंगित करे जहां से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से नहीं गुजरती है? आपके पास ऑप्शन है म्यांमार, चीन, बांग्लादेश, भारत। हमारे पास ऑप्शन है म्यांमार, चीन, बांग्लादेश और भारत। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि म्यांमार से वो नहीं गुजरती है, म्यांमार से नहीं गुजरती है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी है? साइना नेहवाल दोस्तों किस खेल से जुड़ी है? तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि साइना नेहवाल जो है वो बैडमिंटन से जुड़ी हुई है, बैडमिंटन से उनका संबंध है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग, जो कि हमारा है कि कुचिपुड़ी किस प्रदेश का लोक नृत्य है? कुचिपुड़ी जो है वो दोस्तों किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपको कुचिपुड़ी जो है वो आपको आंध्र प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। और नृत्य शैली है, कौन सा शैली है? ये शास्त्रीय नृत्य शैली है, और ये शास्त्रीय नृत्य भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के सिद्धांत पर पालन करता है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में ब्रॉड गेज में दो रेल पटरियों के बीच मानक दूरी क्या रखी जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में जो बड़ी रेल लाइन है उसके बीच की दूरी कितनी होती है? तो उसके बीच की दूरी होती है दोस्तों वो 1676 मिलीमीटर होती है, यानी कि 1676 mm। उसको यहाँ हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 1.676 मीटर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान कहाँ है? कहाँ है? नेशनल मिनरल डेवलपमेंट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान कहाँ है? तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों वो है आपको ये जो है पन्ना, कहाँ है? पन्ना में है, पन्ना में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है कि फिल्म पाथेर पांचाली किनके द्वारा निर्देशित थी? यहाँ पे आपको एक फिल्म का नाम दिया गया है और बोला गया है कि फिल्म का जो है वो किसके द्वारा निर्देशित किया गया था। तो इसका हमारे पास जो उत्तर है ऑप्शन है विमल राय, सत्यजीत राय, मृणाल सेन या गुरुदत्त। तो सत्यजीत राय द्वारा निर्देशित की गई थी फिल्म पाथेर पंचाली। फिल्म पाथेर पंचाली जो है वो आपको सत्यजीत राय द्वारा निर्देशित की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपको प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो वो 21 जून को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही है।
बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों एक बार चैनल पे आए हैं पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सक्षमता परीक्षा की पूरी तैयारी आपकी यहाँ से होने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि निमांकित में सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है। यहाँ पे बोल रहा है कि सबसे पहले सूरज कहाँ उगता है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो आपको है टोक्यो, यानी कि सबसे पहले जो सूर्योदय होता है वो दोस्तों वो आपको टोक्यो में होता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि मशहूर पेंटिंग नल दमयंती के चित्रकार कौन थे। मशहूर पेंटिंग नल दमयंती के चित्रकार आपके कौन थे। तो हमारे पास ऑप्शन है A.E. मेनन, उसके बाद है राजा रवि वर्मा, उसके बाद जो है अमृता शेरगिल, उसके बाद है दोस्तों आपको रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो आपको है राजा रवि वर्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। हमारे पास ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है, जो कि मशहूर पेंटिंग नल दमयंती के चित्रकार थे। यहाँ आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है नल दमयंती के चित्रकार थे। हमारा अगला प्रश्न है कि एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम बताएं। एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम पूछा गया है दोस्तों। हमारे पास ऑप्शन है थार, गोबी, टकला मकान या काराकोरम। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो आपको है गोबी। कौन है? गोबी, यानी कि एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल की बात है तो ये हो जाएगा आपको गोबी। इसका कितना है तो 10,40,000, कितना है 10,40,000 वर्ग स्क्वायर वर्ग बोल सकते हैं, वर्ग किलोमीटर, मीटर स्क्वायर हम लोग कह सकते हैं इसको कि 10,40,000 इसका जो है वो मरुस्थल की स्क्वायर में है। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित है। निम्न में से कौन सी दो नदी है जो अमरकंटक से उद्गम की गई है। हमारे पास ऑप्शन है दोस्तों तापी नर्मदा, नर्मदा सोन, सोन बेतवा, चंबल और बेतवा। तो आपका जो है नर्मदा सोन जो दो नदी है वो आपको अमरकंटक में प्रकट होती है। और ये अमरकंटक कहाँ है दोस्तों आपका, तो मध्य प्रदेश में है। अमरकंटक कहाँ है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में है। दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसके संस्थापक कौन थे। यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक के नाम पूछ रहा है। तो हमारे पास ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित मोतीलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर या पंडित मदन मोहन मालवीय या श्याम चरण डे। तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों वो है आपको पंडित मदन मोहन मालवीय है, जिन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक के नाम से इनको जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों की हरा सूचकांक विकसित किया गया है। लिखा हुआ है कि हरा सूचकांक विकसित किया गया है। इसके पास ऑप्शन हमारे पास है दोस्तों, ऑप्शन हमारे पास है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, विश्व बैंक द्वारा या योजना आयोग द्वारा। तो आपका जो हरा सूचकांक जो है वो आपको विश्व बैंक द्वारा किया गया है, विकसित किया गया है विश्व बैंक द्वारा। बढ़ते हैं कब किया गया है दोस्तों, तो ये आपको IFC यानी कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने 10 दिसंबर 2009 को किया गया है। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है। क्या है, टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है। तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों वो आपको टाइगर वुड जो है वो गोल्फ से संबंधित है। किससे है, तो गोल्फ से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट 1974 में किया गया था, वो कहाँ किया गया था, है ना। न्यूक्लियर विस्फोट 1974 में किया गया था। सबसे पहली बात तो आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगी कि भारत में पहली बार न्यूक्लियर
प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट कब किया गया था? तो 1974 में किया गया था। उसके बाद पूछ रहा है कि कहाँ किया गया था, तो इसका जो सही उत्तर है वो आपको राजस्थान के पोखरण में किया गया था। राजस्थान के पोखरण में, ये कहाँ है? तो आपको राजस्थान में है, राजस्थान में है दोस्तों। तो राजस्थान के पोखरण में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमती है? लिखा हुआ है कि भू स्थिर उपग्रह जो है वो किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूरब, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपको पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है और पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला ये एक उपग्रह है। पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला ये एक उपग्रह है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है, यानी किससे बचाती है, किसको, है ना? तो इंफ्रारेड से, अल्ट्रावायलेट किरण से, एक्स किरण से या गामा किरण से। तो ओजोन रे जो है दोस्तों आपको अल्ट्रावायलेट यानी कि यूवी किरण से बचाती है। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है, जिसको बोलते हैं हम यूवी रे, यूवी रे बोलते हैं दोस्तों। तो यूवी रे से हम लोग को बचाता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसने साहित्य का लोकतंत्र पुस्तक लिखी है? यहाँ लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किसने साहित्य का लोकतंत्र पुस्तक लिखा है? हमारे पास ऑप्शन है दोस्तों भगवती प्रसाद द्विवेदी। क्या लिखा है? भगवती प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद है शिव नारायण, उसके बाद है मंगलेश सिन्हा, उसके बाद है अखिलेश्वर रामी। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो आपको है शिव नारायण। शिव नारायण जो है जिन्होंने साहित्य का लोकतंत्र पुस्तक लिखी है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट किया गया है, हमने पिछले मॉडल सेट में इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो आपको है अनुच्छेद 330। अनुच्छेद 330 में जो है लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि संपत्ति के मूल अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा एक विधिक अधिकार के रूप में परिणत किया गया है ना? हमारे पास ऑप्शन है दोस्तों, क्या है ऑप्शन? तो संशोधित लिखा हुआ है कि संपत्ति के मूल अधिकार, संपत्ति के मूल अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा एक विधिक अधिकार के रूप में परिणत किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो आपको है 44वें संशोधन में। क्या है? तो 44वें संविधान संशोधन में जो है इसका मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले आप लोगों को एक बात बता देता हूँ कि आज का सेशन और आने वाला जो सेशन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आने वाले सेशन के लिए, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम लोग तैयारी करने वाले हैं मॉडल सेट प्रैक्टिस जो है समान अध्ययन एवं समान विषय का, जो 1 to 5 के सभी प्रकार के शिक्षकों के लिए, चाहे वो बीपीएससी के माध्यम से कर रहे हो या नियोजित शिक्षक हो, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? शंकुधारी धारी वन जो है वो कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? तो वो आपको है हिमालय के, हिमालय पर्वत पर, हिमालय की अधिक ऊंचाइयों पर, यानी कि हिमालय पर्वत पर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं शंकुधारी वन? तो हिमालय के ऊपर यानी पर्वत पर पाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है? तो पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देने वाला अनुच्छेद आपको अनुच्छेद 40 है। कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 40 है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के, है ना, वित्त आयोग के गठन, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? यानी कि वित्त आयोग के गठन बोल रहा है कि अंदर वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों वो है आपको अनुच्छेद 280, यानी कि अनुच्छेद 280 में जो है वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
बिना किसी देरी के, हमारे पास समय कम है क्योंकि फरवरी के आखिरी में आपका परीक्षा होने वाला है और मार्च के शुरू में बीपीएससी टीआरई 3 का परीक्षा होने वाला है। इसलिए हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत के महान नवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, भारत का जो महान नवादी है वो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों वो राष्ट्रपति द्वारा, यानी कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत का जो है महान नवादी जो है नियुक्त किया जाता है। और महान नवादी कौन होता है, तो वो देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है, वो देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है, इसलिए उसको जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा उसकी नियुक्ति की जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न जो कि है वायरस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है। यहाँ लिखा हुआ है कि वायरस द्वारा निम्नलिखित में कौन सी बीमारी होती है, फ्लू, मलेरिया, टाइफाइड या यक्षमा। तो आपको जो है वायरस से जो बीमारी होती है वो आपको होती है फ्लू। बाकी जो आपको है ये सब जीवाणु से होती है, ये जीवाणु से होती है, ये जीवाणु से होती है, ये जीवाणु से होती है। हाँ तो दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि 1 दिसंबर जो है वो किस विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि 1 दिसंबर जो है वो विश्व दिवस के रूप में कौन सा है चीज है जिसको 1 दिसंबर को विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपको जो है इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो 1 दिसंबर जो है वो एड्स विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, जो कि आपका एकदम करेक्ट उत्तर है। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि 1875 के दक्कन के दंगों का तार्किक कारण क्या था। बोल रहा है कि 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण क्या था। तो उनका जो तत्कालिक कारण था वो है महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज, महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज ली जा रही थी, इस वही तो इसका निम्नलिखित कारण था। तो इसका जो सही उत्तर हो गया वो हो गया कि महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज पर जो उन्होंने दंगा किया था। अगला प्रश्न है हमारा इसमें कि जिप्सम जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है। बोल रहा है कि जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है। तो जिप्सम हम बोलते हैं किसको, तो कैल्शियम सल्फेट को। किसको बोलते हैं, तो कैल्शियम सल्फेट को। इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है CaSO4। क्या होता है, CaSO4 इंटू 2H2O इंटू 2H2O इसका होता है फॉर्मूला होता है, जिसको हम लोग जिप्सम बोलते हैं। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों की सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी। बोल रहा है कि जब असेंबली में सरकार के खिलाफ भगत सिंह ने बम फेंका था तो उस समय उनकी उम्र क्या थी। तो उनकी उम्र जो थी दोस्तों वो लगभग 22 साल थी, यानी कि 21 साल से थोड़ी ज्यादा। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा 21 साल से थोड़ा ज्यादा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ है। बोल रहा है कि जलियांवाला बाग जो है वो जलियांवाला बाग जो है जिसमें जो है कितने लोगों को अंग्रेजों ने मार गिराया था एक जगह बंद करके, तो उसके बारे में कौन सा सत्याग्रह के संबंध में हुआ है। तो उसका जो है वो रॉलेट एक्ट एक कानून था, काला कानून था, उसके विरुद्ध के खिलाफ जो है वो जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। ये रॉलेट एक्ट कब हुआ था दोस्तों, तो ये हुआ था मार्च 1919, यानी कि 1919 में हुआ था ये रॉलेट एक्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए। तो बोल रहा है कि कुंवर सिंह जो है अंग्रेजों के खिलाफ जो है वो कौन सा जगह था जिसमें उन्होंने 1857 के विद्रोह में उन्होंने अपनी उपस्थिति जताई। तो वो था बिहार का, वो आपको आरा जिला था। कौन था, तो आरा में उन्होंने कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, यानी कि शामिल हुए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है कि सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह निम्नलिखित में कौन है। बोला है कि सूर्य से सबसे दूरी पर जो है वो कौन सा ग्रह है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है कि सूर्य से सबसे दूरी पर जो ग्रह है वो आपका नेपच्यून है, जिसको हम लोग वरुण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वरुण बोलते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि ध्वनि की चाल क्या है। 920 मील प्रति घंटा, 680 या 700 मील या 1760। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों
वो आपको 760 मील प्रति घंटा ध्वनि की चाल होती है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन संख्या पूर्ण वर्ग है। बोल रहा है कि पूर्ण वर्ग है, तो इसका वर्गमूल हम लोग निकाल के देख सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों वो आपको है 8649, यानी कि 8649 जो है इसका पूर्ण वर्ग निकाला जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों इस चैनल के माध्यम से 1 to 5 की जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनका और 1 to 5 के जो बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी है उनकी तैयारी एकदम पूरी कराई जाएगी 100% गारंटी के साथ। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की, जो कि राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से शपथ कौन दिलाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों कि राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से शपथ कौन दिलाता है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों कि राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश, जिसको हम लोग चीफ जस्टिस बोलते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होता है, वही आपको भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि महाराष्ट्र में गणपति उत्सव प्रारंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है। तो हम लोग अच्छे से जानते हैं कि महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का जो प्रारंभ करने का जो श्रेय है वो लोकमान्य तिलक, यानी कि जिनको लोकमान्य तिलक भी कहा जाता है उन्हीं को बाल गंगाधर तिलक भी कहा जाता है। तो बाल गंगाधर तिलक का हाथ है इनको महागणपति उत्सव का प्रारंभ करने का। अगला प्रश्न है दोस्तों सती प्रथा को कब निषेध किया गया। लिखा हुआ है कि सती प्रथा को कब निषेध किया गया। सती प्रथा क्या है दोस्तों, सती प्रथा में क्या होता था कि अगर किसी की अगर पति अगर मर गया तो उसके साथ उसकी पत्नी को भी उसमें जला दिया जाता था, ये सती प्रथा था। उसको समाप्त यानी उसको कब इसके विरुद्ध यानी कि आंदोलन किया था। राजा राम मोहन राय का इसमें बहुत बड़ा हाथ है और लॉर्ड विलियम बेंटिक भी इनके खिलाफ थे। तो इसको जो है वो दिसंबर 1829 यानी कि दिसंबर 1829 में जो है इसका जो है वो निषेध किया गया था, दिसंबर 1829। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है कि निम्नलिखित में से किसको मार्श गैस कहते हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से मार्श गैस किसको बोलते हैं। तो जहां तक मार्श गैस की है बात है दोस्तों, तो निम्नलिखित में मार्श गैस जो है आपको वो बोलते हैं आपको मीथेन को, यानी कि मीथेन बोलते हैं CH4 को, मीथेन बोलते हैं हम लोग CH4 को हम लोग मीथेन बोलते हैं। तो मीथेन को ही मार्श गैस भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि रासायनिक दृष्टि से चूने का पानी कैसा होता है, मतलब होता है कैसा होता है। तो रासायनिक दृष्टि से चूने का पानी जो है दोस्तों वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो CaOH का होल ट्वाइस होता है। क्या होता है, OH का होल ट्वाइस होता है, इसको हम लोग ऑल ट्वाइस बोलते हैं, CHOH2 बोल सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष में हुआ। तो बहुत अच्छे से सभी लोग को पता होगा, हमारे सभी शिक्षक साथी को भी पता होगा कि 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, जो कि आज के सेशन का अंतिम प्रश्न होगा दोस्तों। जब आयोडीन घोल की कुछ बूंद को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है। यह इंगित करता है कि चावल के पानी में क्या मिला हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन है जो बायोलॉजी से आया गया है कि हम लोग जब आयोडीन के घोल को चावल के पानी में मिलाते हैं तो ये काला नीला पड़ जाता है। उसका कारण क्या है कि चावल में क्या शामिल है। तो चावल में दोस्तों आपको स्टार्च शामिल है, जिसके कारण जो है आयोडीन का घोल डालने से वो घोल रंग नीला काला पड़ जाता है। आज का सेशन दोस्तों हमारा यहीं पे समाप्त होता है। कैसा रहा आज का सेशन कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहें और हमारी शुभकामनाएं सभी नियोजित शिक्षक साथियों के साथ है जो सक्षमता तैयारी कर रहे हैं। अच्छे से अच्छे नंबर से पास करें। धन्यवाद।